Are you ready? जब तक काम हो नहीं जाता ना, ऐसा लगता है कि ये काम होगा भी नहीं, हमारे बस की नहीं है। फिर जब काम हो गया तब लगता है कि भाई इतना भी मुश्किल नहीं था। CSIR नेट 2022 लास्ट डे की प्रिपरेशन पार्ट 3। इस सीरीज में हम लोग खास तौर से ऐसे टॉपिक्स को क्वेश्चंस के रूप में के डिस्कस कर रहे हैं जिन क्वेश्चन के इस बार आने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। हम लोग उस क्वेश्चन के एग्जाम्पल के रूप में एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, प्लस साथ में बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन को भी टटोल रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो कर लीजिए घंटी के साथ, और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। क्या कभी ये सोचा है कि मतलब रियली में धरती की तरह का दूसरा प्लैनेट होगा? अभी लास्ट वीक एक नया प्लैनेट डिस्कवर किया गया है, केपलर 1649c, और ये काफ़ी हद तक हमें ऐसा लग रहा है कि शायद धरती की जगह ले सकता है। पॉइंट तो ये है कि क्या हम ही अकेले हैं? जब हम लोग सोचना शुरू करते हैं तो चीज़ें बड़ी मुश्किल लगती हैं, बड़ी असंभव सी, क्योंकि हम अपने आप को दायरे में बांध के रखते हैं। चलिए इस दायरे को तोड़ते हैं और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करने के अलग तरीके समझते हैं। अ फ्लाई विद एप्रिकॉट कलर्ड आइज वाज क्रॉस्ड विद अ सेपिया आइड फ्लाई ऑफ अपोजिट सेक्स इन F1 ऑल फ्लाइज वर वाइल्ड। इतना काफ़ी था घंटी बजाने के लिए। देखिए आपके पास दो म्यूटेंट्स हैं, एप्रिकॉट आई वाला और सेपिया वाला, और फिर आपने इनको क्रॉस कराया और आपको वाइल्ड मिला। इतना बताने के लिए काफ़ी है कि हम कंप्लीमेंटेशन टेस्ट की बात कर रहे हैं। अब जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द टू फिनोटाइप्स आर, क्वेश्चन में भी देख लो और ऑप्शन में भी देख लो, एलेलिक, नॉन एलेलिक, सीडो एलेलिक या फिर पैरालोगस जीन्स। जब भी एलेलिक और नॉन एलेलिक की बात आ जाए तो समझ जाओ हम बात कर रहे हैं कंप्लीमेंटेशन ऐसे की, जो बोलता है कि म्यूटेशन नंबर 1 को जब मैं म्यूटेशन नंबर 2 के साथ में म्यूटेंट 1 म्यूटेंट 2 को क्रॉस कराऊंगा और अगर मुझे वाइल्ड मिलता है तो उसका मतलब ये नॉन एलेलिक है। और अगर म्यूटेंट 1 इंटू म्यूटेंट 2 मुझे वाइल्ड नहीं मिलते, ये भी मुझे म्यूटेंट ही मिलते हैं, तो मैं बोलूँगा ये एलेलिक है। अब क्योंकि इस केस में मुझे वाइल्ड वाला मिला है तो भाई हम बोलेंगे इसका आंसर है नॉन एलेलिक, आंसर नंबर 2। बाकी कहीं कुछ कंफ्यूज करने की जरूरत ही नहीं है। अब या तो क्वेश्चन उस तरीके से आएंगे या क्वेश्चन इस तरीके से आएंगे जिसमें डाटा आपके सामने रखा हुआ होगा। हालांकि इस डाटा में एक गड़बड़ है कि इस जगह पर भी माइनस होना है। तो मेरा पॉइंट ये है कि आपके पास डिफरेंट सेट ऑफ म्यूटेंट्स हैं और फिर आपने उनको क्रॉस करा के देखा। आप देख रहे हो माइनस, तो मतलब आप कह रहे हो कि म्यूटेंट फिनोटाइप है क्रॉस करने के बाद, और आप देख रहे हो प्लस, तो उसका मतलब है वाइल्ड टाइप का फिनोटाइप है। तो अब अगर आप देखना चाहो तो आप किसी भी एक जीन के कॉम्बिनेशन में माइनस चेक कर लो। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें 1 वाले के लिए, तो देखिए 1 वाले में 1, 2, 4 और 7 ये सब माइनस है। इसका मतलब ये कि ये सारे म्यूटेशन एक सिंगल जीन के हैं अलग अलग पोजीशन पर। इन्हें आप बोल सकते हो कि ये एक कंप्लीमेंटेशन ग्रुप है। अब जैसे इस कंप्लीमेंटेशन ग्रुप के अंदर आ गए हैं 1, देन 2, देन 4 एंड देन 7, तो बाकी बच्चों को भी देख लेते हैं। जैसे हम थर्ड को देखें तो थर्ड कहाँ कहाँ पर म्यूटेंट क्रिएट कर रहा है, तो ये है आपके 5 और 6 के साथ में। तो एक जीन का ग्रुप और भी है जिसमें अलील्स अवेलेबल हैं म्यूटेंट्स के रूप में 3, 5, 6। तो इस तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पे दो डिफरेंट जीन्स हैं, दो कंप्लीमेंटेशन ग्रुप हैं, और ऐसे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे। तो क्वेश्चन कैसे भी आ जाए, चाहे सिंपल चाहे कॉम्प्लेक्स, हमें करना आना चाहिए, और काफी हाई प्रोबेबिलिटी है इस क्वेश्चन को इस बार देखने की। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ह्यूमन पॉलीडेक्टाइली ट्रेट हैविंग एक्स्ट्रा फिंगर और टोज आर कॉज्ड बाय डोमिनेंट अलील। अगर ये डोमिनेंट अलील तो ज्यादातर लोगों के पास एक्स्ट्रा फिंगर्स होने चाहिए। In screening, it was found that out of the 42 individuals having an allele for polydactyly, only 38 of them were polydactylous। मतलब इन्होंने टोटल 42 लोग देखे जिनके पास जेनेटिकली वो अलील अवेलेबल थी जिससे पॉलीडेक्टाइली होती है, लेकिन इस 42 में से मात्र 38 के आसपास हैं जिनमें मुझे एक्स्ट्रा फिंगर्स दिखाई दे रही हैं। तो अगर आप देख लो तो ये लगभग 90% के आसपास की कहानी की बात कर रहे हैं। Which of the following is the correct interpretation of the observation? अब यहाँ पे पेनिट्रेंस, एक्सप्रेसिविटी, वेरिएबल एक्सप्रेशन और कंप्लीट पेनिट्रेंस, मतलब पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी को लेकर के ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मेन क्वेश्चन ये है कि क्या आपको पता है कि पेनिट्रेंस और एक्सप्रेसिविटी में क्या फर्क है? देखिए पेनिट्रेंस का मतलब तो ये होता है कि जितने लोगों में अलील है क्या वो उस अलील को एक्सप्रेस कर रहे हैं या नहीं। तो हम कहेंगे कि 90% ऑफ द पीपल जिनके पास ये अलील अवेलेबल थी ये एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये प्रॉपर्टी कहलाती है पेनिट्रेंस। अब दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि पॉलीडेक्टाइली की अलील एक उंगली एक्स्ट्रा बनाएगी, 2 एक्स्ट्रा बनाएगी, 4 एक्स्ट्रा बनाएगी, तो
किस किस में कितना कितना बन रहा है, ये एक्सप्रेसिविटी है। यानी कि एक अलील सभी में एक समान एक्सप्रेस नहीं करती, किस में कितना ज़्यादा एक्सप्रेस कर रही है इसे हम एक्सप्रेसिविटी के रूप में इंडिकेट कर रहे होते हैं। तो डाटा में मुझे केवल ये बताया गया है कि 42 लोगों के पास वो अलील अवेलेबल थी और 42 में से 38 के पास एक्स्ट्रा फिंगर है। तो हम बात कर रहे थे पेनिट्रेंस की, ऑप्शन नंबर 1। ये जो फर्क है दोनों का, ये बड़ा काम का है और एग्जाम में रिपीटेडली पूछी जाने वाली चीज़ों में से एक है। अब एक क्वेश्चन ये आता है डीएनए रिपेयर के ऊपर या डैमेज के ऊपर, जैसे यहाँ पे डायरेक्ट रिपेयर और बेस एक्सीडेंट रिपेयर में क्या फर्क होता है इसकी बात की गई है। तो भाई समझ लो बात को, या कह लीजिए कि रिवाइज कर लो। जब कभी मिसमैच रिपेयर होता है, मतलब कभी डीएनए मिसमैच हो गया, गलत बेसिस आमने सामने है, तो मिसमैच रिपेयर को करने के लिए मट एस, मट एल, मट एच ये प्रोटीन्स आते हैं, जिनमें से मट एस का काम है स्क्रीन करना और मिसमैच को पहचानना, और अब ये मट एल और मट एच को उस जगह के आसपास रिक्रूट करेगा जहां पर मट एच ये काम करेगा एंडोन्यूक्लियस की तरह कट मारने का, और मट एल हेल्प कराएगा बाद में उस स्ट्रैंड को बाहर निकालने के लिए। फिर डीएनए पॉलीमरेज आएंगे, लाइगेज आएंगे और डीएनए वापस बन जाएगा। ये कहानी सब जगह कॉमन रहती है। तो ये था मिसमैच रिपेयर। सिमिलरली डायरेक्ट रिपेयर सिस्टम भी होता है। जैसे मान लीजिए कहीं पर थायमिन डायमर बन गए, तो डीएनए फोटोलाइज टाइप का एंजाइम आता है, सूरज की रोशनी ऑब्जर्व करेगा और दोनों बेसिस को रिजॉल्व कर देगा। इन्हें बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट रिपेयर। ऐसे ही कभी कभी केमिकल मॉडिफिकेशन, जैसे कि मिथाइलेशन हो गया ग्वानिन का, तो इसको सही करने के लिए मिथाइल ट्रांसफरेज आए और उन्होंने वो मिथाइल ग्रुप ले लिया, ग्वानिन एज सच बिना कांटे छाटे सही कर देना, डीएनए को तोड़ा भी नहीं गया इसके अंदर। और फिर आता है बेस एक्सीजन रिपेयर। भाई बेस कौन होता है? बेस है केवल ये प्यूरिन्स या पायरामिडिन्स के रिंग। तो बेस एक्सीजन रिपेयर में सबसे पहले जो भी बेस गड़बड़ है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे यूरोसिल लगा हुआ है डीएनए में, कम ऑन यूरोसिल इज गलत, तो फिर ग्लाइकोसाइलेज आए, उन्होंने सिर्फ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड तोड़ा शुगर और बेस के बीच में। याद है ना ये बॉन्ड कौन सा है? ये था बीटा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि शुगर जो होती है डीएनए आरएनए में वो बीटा टाइप की होती है, और ये अनलिंक्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है क्योंकि असल में नाइट्रोजन ऑफ द पायरामिडिन या प्यूरिन का इस्तेमाल होता है। एनीवे, अब ये बॉन्ड तोड़ दिया गया, तो भाई यहाँ पे इस जगह पर ब्लैंक क्रिएट हो गया, ना तो यहाँ कोई प्यूरिन है ना कोई पायरामिडिन, इसलिए जनरली इनको हम लोग एपी साइट कहते हैं। तो अल्टीमेटली ग्लाइकोसाइलेज नाम के एंजाइम ने बेस को हटा दिया, एपी साइट क्रिएट कर दिया। अब एपी एंडो या एक्सोन्यूक्लियस आएंगे और वो इस जगह से शुगर और प्लस फॉस्फेट के बॉन्ड को तोड़ करके अलग हटा देंगे और इसकी जगह पे करेक्ट वाला न्यूक्लियोटाइड इंसर्ट कर देंगे। तो जनरली बेस एक्सीजन रिपेयर में बेस हटाया जाता है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड टूटता है, एपी साइट क्रिएट होती है, एपी एंडोन्यूक्लियस आता है और वो पर्टिकुलर बेस ही हटाया जाता है। लेकिन जब मैं बात करता हूं न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर की, जैसे मान लीजिए इस जगह पर गड़बड़ है, तो उसको बचाने के लिए UVRAB नाम के एंजाइम्स आए, जिसमें से बी ने आकर के इस डीएनए को मोड़ दिया। अब आ गया UVRC, UVRC ने उस हिस्से को कट कर दिया जहां डीएनए में गड़बड़ थी, उस डीएनए के पूरे फ्रेगमेंट को अलग काट के निकाल दे गया। उसके बाद डीएनए पॉलीमरेज आएंगे और वापस नया सिंथेसिस कर डालेंगे। ये है न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर। तो पहली बात, यहाँ पर कोई बेस नहीं हटा, न्यूक्लियोटाइड का एक टुकड़ा हटा है पूरा, डीएनए का सिंगल स्ट्रैंड, ये खास पहचान है। दूसरे प्रोटीन जो पहचानते हैं और जो यहाँ काम करते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं। होता तो ये भी है कि जब कभी ये गड़बड़ वाला हिस्सा अगर ड्यूरिंग द ट्रांसक्रिप्शन आ जाए, तो आरएनए पॉलीमरेज के साथ ही चलने वाले कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स वो न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर सिस्टम को यहाँ बुला सकते हैं इसको करेक्ट करने के लिए। लेकिन जब हम बात कर रहे होते हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, तो डीएनए रेप्लिकेशन के टाइम पर ट्रांसक्रिप्शन की तरह प्रोसेस स्टॉप नहीं हो जाती। डीएनए रेप्लिकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। कहीं पर कुछ गड़बड़ आ जाए तो डीएनए पॉलीमरेज 3 हट जाता है, उसकी जगह पे पॉलीमरेज 4 या पॉलीमरेज 5 जो कि वाई फैमिली के डीएनए पॉलीमरेज है, ये आते हैं और ये उस हिस्से को कंप्लीट सिंथेसाइज करा देते हैं कुछ भी ऐड करके, ठीक है। फिर वापस डीएनए पॉलीमरेज 3 आएगा और इसको कंप्लीट बना देगा। रिपेयर बाद में करते रहेंगे। ये रिपेयर ठीक करने के लिए नहीं है कहानी, ये है कि गड़बड़ वाली जगह पर भी डीएनए रेप्लिकेट होता रहे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। इसको हम लोग ट्रांसलेशन सिंथेसिस भी कहते हैं। तो डीएनए रिपेयर में जो ये हमने सारी बातें की ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम कहते हैं कि टाइप्स ऑफ डीएनए रिपेयर में मिसमैच रिपेयर है, फोटो रिएक्टिवेशन है, बेस एक्सीजन रिपेयर है, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर है, डबल स्ट्रैंड ब्रेक होते हैं, ट्रांसलेशन डीएनए सिंथेसिस होता है। तो एक तो डैमेजेस किस तरह के पहचानते हैं, मिसमैच में रेप्लिकेशन एरर्स, देन फोटो रिएक्टिवेशन में पायरामिडिन डायमर्स, बेस एक्सीजन रिपेयर में डैमेज्ड बेस को हटाने के लिए, न्यूक्लियोटाइड एक्सीजन रिपेयर के अंदर पायरामिडिन डायमर, बल्कि अडक्ट्स ऑन बेसिस, इन सब के लिए। और यहाँ पर प्रोटीन्स के नाम दे रखे हैं, जैसे कि मिसमैच में मट वाले प्रोटीन आएंगे, और जब हम बात करेंगे फोटो रिएक्टिवेशन जैसे डीएनए फोटोलाइज, बेस एक्सीजन रिपेयर में डीएनए ग्लाइकोसाइलेज, एपी एंडोन्यूक्लियस,
और इनका एक्सीडेंट रिपेयर के अंदर UVR, A, B, C वगैरह 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 ये हैं जो हमें याद रखना होता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये क्वेश्चन देखिए, गिवन बिलो आर स्टेटमेंट ऑन लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स किन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं? पहली बात तो ये कि ये वो ऑर्गेनिज्म है जो वक्त के साथ बदले नहीं, मतलब मिलियंस ऑफ साल पहले भी जैसे थे ये आज भी वैसे के वैसे ही हैं। अब हम में से कौन गया मिलियन साल पहले इन्हें देखने के लिए? तो भाई असल में ये मिलियन साल पहले के इनके स्पेसिमेन फॉसिल्स के रूप में हमें दिखाई देते हैं, तो हम सरप्राइज हो जाते हैं कि ये कैसा ऑर्गेनिज्म है, जैसा मिलियंस ऑफ साल पुराने फॉसिल में था आज भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। ये हमने जानवरों में भी देखा है और साथ में हमने पेड़ों के अंदर भी देखा है। तो मैं याद आना एक पेड़ होता है जिंको बायलोबा, तो ये लिविंग फॉसिल का एग्जाम्पल है। अब ऐसे एग्जाम्पल्स के नाम हमें अगर याद रहते हैं तो बड़ी अच्छी बात है। और एक सदाबहार टॉपिक होता है जियोलॉजिकल पीरियड्स का। कंसिडर द फॉलोइंग 4 जियोलॉजिकल पीरियड, जिसमें क्वाटरनरी है, क्रेटेशियस है, जुरासिक है और कैम्ब्रियन है। और इनमें से पूछा हुआ है कि ऑर्डर में अरेंज करना है और वो भी अर्लीस्ट से रिसेंट की तरफ। मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे ओल्ड और सबसे न्यू आपके राइट हैंड साइड की तरफ। तो भाई इन सब में सबसे ओल्ड कौन सा है? कैम्ब्रियन पीरियड। तो डी सबसे पहला होना चाहिए और यहाँ एक ही ऑप्शन है जहां डी सबसे पहला है। तो डी के बाद में है सी जुरासिक, जुरासिक के बाद में है क्रेटेशियस और क्रेटेशियस के बाद में है क्वाटरनरी। बिल्कुल ऑर्डर में रखे हुए थे। ये वो टॉपिक है जो शायद ही कभी कोई एग्जाम गया हो नेट का जब ये टॉपिक ना आया हो। याद है ना, एक वीडियो हम लोगों ने क्रिएट किया था, मुश्किल से 10 मिनट के अंदर हम लोगों ने सब की सब बातें की थी कि कैम्ब्रियन में क्या होता है, प्री कैम्ब्रियन में क्या होता है, ओर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रासिक, जुरासिक, क्रेटेशियस। तो मेरी सलाह ये है कि चलते चलते इस वीडियो को जरूर 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 रिवाइज कर लेना, क्योंकि अल्टीमेटली एग्जाम में तुम्हारे बहुत हेल्प आने वाला है। हम लोग नए कोर्सेज शुरू करने वाले हैं 20 सितंबर 22 और फिर डिस्काउंट ऑफर्स अवेलेबल रहेंगे 19 सितंबर तक। ये कोर्सेज हैं CSIR नेट, गेट और MSc एंट्रेंस, जो कि 2023 में एग्जाम आने वाले हैं। अगर आप भी ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 9013902981। चलिए फिर पढ़ते रहिए, लगे रहिए, बस एक दिन की बात है, एग्जाम को फोड़ देंगे और रिजल्ट निकाल लेंगे भाई। बाय बाय।